हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। जी कोचिंग में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल में टेंथ क्लास में यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी के विज्ञान में जो यूनिट 2 है बायोलॉजी के जैव जगत को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये जैव प्रक्रम के नाम से ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर है, इसमें जैव प्रक्रम के बारे में समझाया गया है। ये जो हाई स्कूल की बुक है उसमें 3 किताबें हैं। एक ही बुक के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। पहले उसमें केमिस्ट्री है, फिर उसमें बायोलॉजी है, फिर उसके अंदर फिज़िक्स है। तो 3 चैप्टर अलग अलग हैं, 3 यूनिट्स हैं उसके अंदर। फर्स्ट यूनिट में आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और सेकंड यूनिट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सेकंड यूनिट हमारे सामने है जैव जगत। इसके अंदर हम लोग बायोलॉजी कक्षा 10 विज्ञान की एनसीईआरटी बेस्ड किताब जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जैव प्रक्रम यहाँ पर आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये नोट्स बनाने वाले तरीके पर है। यानी कई लोगों ने आपको बहुत अच्छे अंदाज में लाइव प्रोसेस से आपको पढ़ाई होगी। एक से एक वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। ये जो है ये आपके ये वाला वीडियो आपकी नोट्स को तैयार करने में मदद करेगा। ये वाला वीडियो आपके नोट्स को तैयार करने में मदद करेगा कि आप इसको पढ़ें भी, समझें भी। इसके नोट्स को आप लिख लें और याद करें। इसको लिखकर आप अपने स्कूल में, क्लास में अपने टीचर्स को आप चेक भी करा सकते हैं। और ये इतनी आसान भाषा में लिखा हुआ है जिसको कहते हैं आपकी अपनी भाषा। ये आपकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस में प्रश्न नंबर 1, सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर बताओ। तो उत्तर में देखते हैं, सजीव यानी लिविंग थिंग्स में जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, जनन, वहन यानी परिवहन, उत्सर्जन, ये आदि होते हैं, जबकि निर्जीव में नहीं होते। तो ये मुख्य अंतर हो गया इनका कि सजीव के अंदर ऐसी चीज़ें, पोषण का होना, श्वसन का होना, जनन का होना, वहन का होना, उत्सर्जन का होना, ये सब होते हैं और निर्जीव में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें कि एक पत्थर है, वो पसीना उत्सर्जित नहीं करता। ना ही पत्थर जो है किसी चीज़ को खाता पीता है जिससे कि वो बढ़े, और ना ही पत्थर सांस लेता है। तो वो क्या है, निर्जीव है। ऐसे एक जानवर है, इंसान है, ये सब पोषण, श्वसन, जनन आदि करते हैं, इसलिए ये सजीव है। तो बात समझ में आ गई होगी कि लिविंग थिंग वो है जिनमें जीवन होता है, नॉन लिविंग थिंग वो है जिनमें जीवन नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं क्या है। तो उत्तर में देखते हैं, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस, ये जीवन की प्रक्रियाएं क्या है। इसी को जैव प्रक्रम को ही जीवन की प्रक्रियाएं बोलते हैं। जीवन का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करने वाले प्रक्रम यानी प्रोसेसेस जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, जनन, वहन, उत्सर्जन, ये सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं। ये इस वीडियो में आपको केवल पोषण के बारे में पढ़ने को मिलेगा और हो सकता है कि इसके आपको 2 या 3 वीडियो पढ़ने को मिल जाए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। जीवों में, याद रखें, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को, जीवों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। पहले नंबर पे अपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक रिएक्शन। इनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन, श्वसन। यानी पाचन को आप समझते हैं कि पाचन में आपने खाना खाया, खाना जो है वो जटिल कार्बनिक अणु होता है और उसको पचाना ये सरल इकाइयों में तोड़ना होता है। ऐसी नंबर 2 पर है उपचयी क्रिया, एनाबॉलिक रिएक्शन। इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे जीवों में वसा का संश्लेषण। यानी बॉडी के अंदर जो वसा आ चुकी है उसका संश्लेषण करना, ये क्या कहलाता है, ये उपचयी क्रिया है, एनाबॉलिक। प्रश्न नंबर 4 पोषण, ये पूरा ही चैप्टर पोषण के बारे में। पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता बताओ। पोषण यानी न्यूट्रिशन, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन करना या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये इसकी आवश्यकता क्यों है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है, रोगों से प्रतिरक्षा होती है। कितने सारे काम पोषण से हैं, ये तो बहुत ही कम आए हैं, बहुत सारे काम पोषण से मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है। अब ये पोषण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है विषम पोषण या विषम पोषी पोषण, यह है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण और विषम पोषण, इनको समझते हैं क्या है ये।
अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी खुद ही खाना बनाने वाले, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल बोलते हैं पर्णहरिम को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी पानी H2O आदि की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे स्वपोषी हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब भोजन स्वयं बनाएंगे तो ये स्वपोषी कहलाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है और ये प्रक्रम स्वपोषी पोषण कहलाता है। और इस तरह के जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। विषम पोषी पोषण पर जाते हैं। विषम पोषी पोषण या विषम पोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। इससे गौर कर लें हम लोग, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए स्वपोषी हरे पौधा निर्भर होते हैं, ऐसे जीव विषम पोषी और ये प्रक्रम विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसको हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। विषम पोषी और परपोषी बात एक ही है। विषम पोषी जीव, कवक और सभी जंतु हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी कहीं ना कहीं विषम पोषी हैं, क्योंकि हम लोग जो पौधे हैं, तैयार भोजन होता है उसको हम पकाकर खा लेते हैं। तो हम पौधों पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं, या फिर पौधों पर पलने वाले जानवरों पर निर्भर हैं। तो हम खुद ही विषम पोषी हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आ जाओ। विषम पोषी या परपोषी जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। तो ये पूरे 4 प्रकार के हैं। विषम पोषी या परपोषी जंतु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा नोट्स इसका तैयार है, बिल्कुल आसान भाषा में। ये नोट्स को आप लिखकर याद कर लें, अपने पास लिख लें, क्योंकि नोट्स बनाने की हेडेक इस वीडियो से आपकी दूर होने वाली है। तो विषम पोषी या परपोषी जंतु मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 अपमार्जक या मृतोपजीवी, नंबर 4 है परजीवी। इन सब के बारे में समझते हैं। शाकाहारी कौन है? जंतु सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं, जैसे गाय, हाथी, खरगोश, याद हो गया होगा। नंबर 2 मांसाहारी, ये जंतु सिर्फ दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। ये शाक सब्जी नहीं खाते। और नंबर 3 पर है अपमार्जक या मृतोपजीवी, ये सड़ी गली चीज़ों, पौधों और मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मशरूम्स हैं। और नंबर 4 पर है परजीवी, ये जीव दूसरे जीवों के शरीर में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जूं, खटमल, फीता कृमि आदि। तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी। 4 प्रकार के विषम पोषी जीव होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, परजीवी। सब्जी खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी, दोनों खाने वाले। अब ये प्रश्न नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है, मछली, कीट, हाइड्रा, अमीबा, पक्षी आदि में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो उत्तर में हम लोग चलते हैं। मछली में मुख गुहा से यानी मुंह से, हाइड्रा में स्पर्शक से, और कीटों में विशेष मुखांग द्वारा, अमीबा में अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से, पक्षियों में चोंच से ये अंतर्ग्रहण होता है, यानी खाना खाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन, डाइजेशन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? पाचन यानी डाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये भोजन का पाचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जटिल व घुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। बात को समझें कि जो भोजन है वो जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। नंबर 2 रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। प्रश्न नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भागों, उनमें पाई जाने वाली ग्रंथियों, पाचक रस, एंजाइम्स और उनके कार्य लिखिए। देखो, मनुष्य की आहार नाली में जो विभिन्न भाग हैं उनके नाम लिखना है, और उसमें पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनके नाम लिखना है, और उससे जो पाचक रस निकलते हैं उनके नाम भी लिखना है, एंजाइम्स और उनके कार्य भी लिखना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी गई, मगर इसका आंसर बहुत थोड़े से में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि बहुत लंबे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना और पूरी बात को समझाना, ये नोट्स बनाना कहलाता है। तो ये नोट्स हैं आपके लिए। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लार निकलती है। लार में टाइलिन
नामक एंजाइम होता है जो भोजन की मंड यानी स्टार्च को पचाता है। नंबर 2 पर है आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम्स और साथ में क्या होता है HCl होता है जो प्रोटीन, वसा, दूध आदि को पचाते हैं। नंबर 3 पर क्या है गृहिणी कि यकृत से पित्तरस निकलता है। यह एक ऐसा पाचक रस है जो भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करके क्षारीय बनाता है। याद रखें, पित्त रस से जो पित्त निकलता है, पित्त नाम का रस निकलता है पित्ताशय से, वो एक ऐसा पाचक रस है जो भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्या करता है, नष्ट करके क्षारीय बनाता है और वसा का इमल्सीकरण करता है। गृहिणी के अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, एंजाइम्स, प्रोटीन, स्टार्च और वसा को पुनर्पाचित करते हैं। फिर नंबर 4 पर है छोदांत्र या छोटी आंत, इसको इलियम भी बोलते हैं, हम लोग इसको ज़्यादातर इलियम बोलते हुए चलेंगे। इलियम की आंत्र ग्रंथियों में से आंत्र रस निकलता है जिसमें रेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज नामक एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा को पचाते हैं। तो ये पाचक रस जो है वो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से निकलते हैं और ये काम है उनके। अगला प्रश्न आता है इससे प्रश्न नंबर 11, प्राणी समभोजन प्राणी समभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए समझते हैं। प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। इसके अंदर मृतोपजीवी नहीं आते, जो सड़ी गली चीज़ों पर अपना जो है खाना पीना खाते हैं और उस पर रहते हैं, वो नहीं आते हैं इसमें। बाकी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब आते हैं। समझ लें, शाक खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी और दोनों को खाने वाले सर्वाहारी कहलाते हैं। इन प्राणियों में पाचन तंत्र होता है जिससे ये जटिल भोज्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आप और हम हैं, तो क्या करते हैं हम लोग खाना खाते हैं और उसको पचाते हैं। जितने भी जानवर हैं खाना खाते हैं उसको पचाते हैं। और क्या करते हैं भाई, और ये क्या करते हैं, और उन्हें पचाकर, खाने को पचाकर अपचित भोजन को उत्सर्जित करते हैं यानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, पौधों को मांसाहारी जंतु शेर, चीता आदि ये मांस को भोजन के रूप में लेते हैं। जबकि सर्वाहारी जंतु जैसे कि मनुष्य, कौवा, कॉकरोच आदि पौधों और मांस दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि जितने भी शाकाहारी हैं वो शाक सब्जी खाते हैं, जितने मांसाहारी हैं वो मांस खाते हैं और जितने सर्वाहारी हैं वो शाक सब्जी और मांस दोनों को खाते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। आमाशय में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां कौन सी हैं, उनके क्या कार्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न इस तरीके से ही पूछा जा सकता है पेपर में। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है और उसके क्या कार्य हैं। तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक से हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है इनमें। चलिए पढ़ते हैं, आंसर एक ही होगा। आमाशय स्टमक की जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जठर रस निकलता है। जठर रस में नमक का अम्ल HCl तथा प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन है ये, प्रोरेनिन ये ना है, ये प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम्स होता है। अम्ल HCl ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन की बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कितने सारे काम हो गए अम्ल के, याद रखना। HCl जो है वो जठर ग्रंथियों के जठर रस में होता है और ये HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल ही बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या हो अगर भोजन शरीर के अंदर सड़ जाए तो आदमी को फूड पॉइजन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही कि भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, HCl, और भोजन की बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। बहुत से लोग बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं, बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, उसको भी HCl ख़त्म कर देता है। फिर आगे क्या दिया है, प्रोपेप्सिन क्या करता है, ये अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन पर क्रिया करता है। प्रोरेनिन क्या करता है, प्रोरेनिन भी रेनिन में बदलकर दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसे पेप्टोन से बदलता है। आपको पता है दूध की प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन जो है वो दूध की प्रोटीन होती है। फिर प्रश्न नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 13, ये प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। देखो पाचक इसमें ऊपर की तरफ आ गया, लिखते समय की ये गलती है और ये निशान लगा दिए नीचे।
तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, कार्य लिखो। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पित्ताशय यानी बाइल सैक कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य लिखो। तो पित्ताशय और सबसे बड़ी ग्रंथि, हालांकि पित्ताशय सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ग्रंथि में पित्ताशय लगा रहता है। लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से ही पूछा जाए आंसर ये होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। यह डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होती है। इसके दाएं पिंड पर यानी राइट साइड पर पित्ताशय यानी बाइल सैक लगा होता है, जिसमें पित्त रस यानी बाइल जूस भरा रहता है। कार्य क्या है, देखो कार्य क्या है। पित्त रस वसा को पचाता है और सहायक होता है किसमें, पित्त रस वसा को पचाता है, उसमें सहायक होता है। वसा का एमल्सीकरण करता है, ग्लूकोज को वसा के रूप में संचित करता है। यकृत यानी लीवर हेपेरिन नामक पदार्थ बनाता है, जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। याद रखें, अगर बॉडी के अंदर रक्त जम गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो ये यकृत क्या करता है, हेपेरिन नामक पदार्थ को बनाता है, जो शरीर में खून को जमने से रोकता है। और क्या करता है, यकृत विटामिन के का संश्लेषण भी करता है, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। अब ये बात आई यहाँ पर कि शरीर के अंदर हेपेरिन है, जिससे बॉडी के अंदर का खून नहीं जमता है। लेकिन जब चोट लगे और खून बाहर बहे बॉडी से, तो बाहर की तरफ विटामिन के जो है वो खून को थक्के के रूप में जमाकर ज़्यादा से ज़्यादा खून को बहने से रोकता है। अगर ज़्यादा खून बह जाएगा तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो कितना इम्पोर्टेंट काम यकृत का है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आ गए। शरीर की मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज पर टिप्पणी लिखो। चलिए देखते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये अग्नाशय एक लंबी पीली ग्रंथि होती है, जो आमाशय यानी स्टमक के नीचे ठीक पीछे, नीचे नहीं बल्कि ठीक पीछे की ओर स्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें अंतःस्रावी भाग और बहिःस्रावी भाग दोनों होते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के पॉइंट होते हैं। इसमें इसके जो जूस हैं वो बहिःस्रावी, बाहर की तरफ बहने वाले होते हैं, जो नालियों से बहते हैं, और दूसरे अंतःस्रावी हैं, जो वहीं के वहीं निकलकर अपनी जगह पर ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं या किसी ज़रिए से पहुंचते हैं। बहरहाल एक मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इसमें देखते हैं, बहिःस्रावी भाग अग्नाशयिक रस बनाता है, जिसमें ट्रिप्सिन अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर कार्य करके अमीनो अम्ल में बदल देता है। बात समझ में आई। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके अमीनो अम्लों में बदलता है। फिर एमाइलोप्सिन क्या करता है, एमाइलोप्सिन शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है, तथा स्टीएप्सिन वसाओं को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका। और अंतःस्रावी भाग क्या करता है, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन के बारे में आप समझ लो कि अगर इंसुलिन निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, ये मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के बारे में। चित्र आप लोग अपनी किताब से, बुक से, कहीं से बना लेना। यहाँ पर तो इसको देखते हैं बड़े ध्यान के साथ इसके आंसर को। ये क्या दिया हुआ है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव की आहार नाल में विभिन्न भागों में पाचन निम्न प्रकार से होता है। ये मानव के पाचन तंत्र के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले है मुख गुहा। याद रखें, मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में भोजन दांतों से चबाया जाता है। इसमें लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जो स्टार्च यानी मंड को अणु शर्करा यानी माल्टोज में बदलता है। भोजन लेई जैसा होकर ग्रिसनी के निगल द्वार और ग्रास नली में से होकर आमाशय में पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुंह में भोजन को चबाया, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम मिला और भोजन लेई जैसा होकर आमाशय में पहुंच गया। चलिए अब भोजन आमाशय में है। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, इस पर गौर करते हैं कि आमाशय में भोजन लगातार किरमानुकंचन के कारण भोजन पिसता रहता है। यहाँ जठर ग्रंथियों से निकला जठर रस भी इसमें मिलता है, जिसका HCl
HCl अभी पढ़ा था इसके बारे में। HCl अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। यहाँ पे प्रोपेप्सिन HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन पर क्रिया करता है। प्रोरेनिन भी क्या करता है, यहाँ पर रेन में बदलकर दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है। ये अभी पीछे भी पढ़ा था आपने। कई जटिल प्रक्रियाओं के कारण भोजन भूरे रंग की लेई यानी काइम के रूप में गृहिणी में पहुंचता है। तो पहले भोजन मुख गुहा में था, आमाशय में पहुंचा, अब आमाशय से काइम के रूप में गृहिणी में पहुंचा। अब गृहिणी में पाचन देखते हैं, गृहिणी को बोलते हैं डिओडेनम। तो गृहिणी में भोजन का पाचन क्या हो रहा है कि गृहिणी यानी डिओडेनम में काइम में सबसे पहले पित्रस यानी बाइल जूस मिलता है, जो क्षारीय होता है और भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है, उसको क्षारीय बना देता है। यहाँ पर जितने जीवाणु हैं उन जीवाणु को मार देता है और वसा का एमल्सीकरण करता है। तथा अग्नाशय रस क्या करता है, एक पूर्ण पाचक रस होता है। अग्नाशय रस एक पूर्ण पाचक रस है। इसके जितने भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अधपचे प्रोटीन को, अमाइलोप्सिन, शर्करा को, मंड को तथा स्टीएप्सिन वसाओं को पचाते हैं। इसके बारे में भी पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भोजन यहाँ के बाद गृहिणी के बाद कहाँ पहुँचा, क्षुदांत्र यानी इलियम में पहुँचा है। ये इलियम यानी छोटी आंत बोलते हैं इसको, क्षुदांत्र इलियम यानी छोटी आंत, इसको आप छोटी आंत भी लिख सकते हो। तो शेष पाचन इलियम यानी छोटी आंत में पूरा होता है। क्षुदांत्र से आंत रस स्रावित होता है। आंतरी रस के एंजाइम्स ये क्या करते हैं, आंतरी रस के एंजाइम्स इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, लाइपेज को वसाओं, लाइपेज और क्या करते हैं, लाइपेज शेष वसाओं को ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में बदल देते हैं। बाकी एंजाइम्स शेष पाचन को पूर्ण कर देते हैं तथा अपचित पदार्थ मल के रूप में बहिक्षेपित कर दिया जाता है, मतलब शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से मनुष्य के शरीर में पूरी पाचन क्रिया होती है। चलिए आगे अगला प्रश्न है इसमें, भोजन का अवशोषण क्या है, ये क्रिया कहाँ होती है, अवशोषण तल बढ़ाने वाली संरचनाओं का नाम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन का अवशोषण, इस पर गौर करते हैं। अवशोषण एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड यानी भोजन का अवशोषण आहार नाल के क्षुदांत्र यानी इलियम में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना पूरी तरह पच जाता है, अब ये छोटी आंत के आखिरी हिस्से में यानी बिल्कुल इलियम में पहुंच गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भोजन के पचे हुए जूस को अवशोषित किया जाता है और खून में मिलाया जाता है। यही क्रिया अवशोषण कहलाती है। पाचन के बाद जल में विलय पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य रुधिर करता है। इलियम की दीवार में अवशोषण तल बढ़ाने के लिए रसांकुर यानी विलीज होते हैं। रसांकुरों में रुधिर केशिकाएं तथा लसिका केशिकाएं अवशोषण क्षमता को बढ़ाती हैं। यानी यहाँ पर ये क्या करते हैं, पचे हुए जूस को चूसते हैं, ये अवशोषण है। रसांकुर क्या है, ये भी अवशोषण में काम आते हैं रसांकुर, इसको भी ध्यान से समझते हैं। रसांकुर आहार नाल की क्षुदांत्र या इलियम की दीवारों में अनेक सूक्ष्म उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं यानी विली कहते हैं। ये पाचन के बाद जल में विलय पोषक तत्वों को अपनी रुधिर केशिकाओं और लसिका केशिकाओं से अवशोषित करके कोशिकाओं में रुधिर द्वारा पहुंचाते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण करना इनका मुख्य कार्य होता है। तो रसांकुर क्या करते हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो पूरी तरह पचा हुआ पदार्थ होता है, उसको अपचित भोजन में से चूस लेते हैं और बॉडी में रुधिर के जरिए पहुंचा देते हैं। तो भोजन का स्वांगीकरण, इसके बाद क्या होगा, अवशोषण के बाद क्या शुरू होगा, भोजन का स्वांगीकरण होगा कि अब पचित भोजन जो है अवशोषित कर लिया। अब उस अवशोषित का होने क्या वाला है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रश्न नंबर 18, भोजन का स्वांगीकरण या जीवों में स्वांगीकरण क्या है, संक्षेप में लिखिए और उसका महत्व भी बताइए। उत्तर में देखते हैं, स्वांगीकरण पचे हुए भोजन को अवशोषित करके कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुँचाने के बाद भोजन के तत्वों का जीव द्रव्य में आत्मसात यानी विलीन होना ही स्वांगीकरण कहलाता है। बात समझ में आई होगी। अब जो पचा हुआ भोजन था उसको रसांकुरों ने अवशोषित कर लिया। तो रसांकुर के अंदर होता क्या है, रुधिर केशिकाएं और लसिका केशिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन को ले लेती हैं और उसको बॉडी में खून के जरिए से पहुंचाती हैं। जब ये जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाए तो ये स्वांगीकरण कहलाता है। इसका महत्व देखें,
इससे जीव और जीव द्रव्य की वृद्धि होती है। कोशिकाओं को पचे हुए पदार्थ सरल और विलय अवस्था में मिल जाते हैं। स्वायवीकृत खाद्य तत्वों का अलग अलग हो सकता है। स्वायवीकृत खाद्य तत्वों का भाग अलग अलग हो सकता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल ऊर्जा उत्पादन में, कुछ तत्व हार्मोन्स बनाने में, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में और एंजाइम्स बनाने में काम आते हैं। यानी अलग 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 भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 19 पर हम लोग आ चुके हैं। मनुष्य के दंत विन्यास का विवरण दीजिए। ये प्रश्न भी आ सकता है। दांतों का थोड़ा सा हिस्सा जो है सिलेबस में दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। मनुष्य का दंत विन्यास यानी दांतों का प्रकार। मनुष्य की मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, यानी ऊपर और नीचे। प्रत्येक जबड़े में 16 अर्थात कुल 32 दांत होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, लेकिन गाय और बकरी के दोनों जबड़ों में दांत नहीं होते, केवल नीचे के जबड़े में दांत होते हैं। प्रश्न नंबर इसमें जो है 19 में दिया हुआ है। ये 4 प्रकार के दांत हैं। उसमें नंबर 1 पर है कृंतक यानी इंसाइजर्स। ये कुतरने, ये सामने के दांत होते हैं, ये कुतरने या काटने के काम आते हैं। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 4 जोड़ी यानी 2 चौको 8 होती है। 4 जोड़ी यानी 8 होती है। रदनक कैनाइंस, ये नुकीले शिखर वाले दांत। ये नुकीले शिखर वाले दांत कौन से होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर शेरों के नुकीले दांत, चमगादड़ के नुकीले दांत, यहाँ तक कि जो तुलसी राम से की जो फिल्में दिखाते हैं उसमें डाइन के भी नुकीले दांत होते हैं। तो ये वही है रदनक कैनाइंस। ये नुकीले शिखर वाले दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 2 जोड़ी गुणे 2 बराबर 4 होते हैं। 2 नीचे के जबड़े में साइड में, 2 ऊपर के जबड़ों में, एक इधर एक उधर। अग्र चर्वणक प्रीमोलर्स, ये 4 जोड़ी गुणे 2 यानी 8 होते हैं। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। ये चर्वणक मोलर्स, ये 6 जोड़ी यानी 12 होते हैं ऊपर नीचे। ये भी भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। ये पीछे की दाढ़ें कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 20 दंत क्षरण यानी टूथ डिके से आप क्या समझते हो? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा आजकल जो है लापरवाह होते हैं और अपने दांतों को ख़राब कर लेते हैं। इसकी वजह से दांतों की दुकानें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। शुरू से दांतों का ध्यान रखकर चलेंगे तो हमारे दांत बेहतरीन बने रहेंगे। 100 साल तक ये अखरोट तोड़ सकेंगे। दंत क्षरण यानी टूथ डिके, दांत का बाहरी कठोरतम आवरण, उसको इनेमिल कहते हैं। दांत के बाहरी कठोरतम आवरण को इनेमिल कहते हैं। इनेमिल से नीचे डेंटिन होती है। फिर इसके बाद पल्प गुहा यानी पल्प कैविटी होती है। यदि खाना खाने के बाद दांतों को साफ ना किया जाए तो जीवाणु क्या करते हैं? खाने के कणों की शर्करा से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जो दंत प्लाक के रूप में दांतों पर चिपक जाता है। ये दंत प्लाक दांतों की इनेमिल का क्षय यानी क्षरण करता है, उसको घटाता जाता है। इससे इनेमिल में उपस्थित खनिज तत्व निकल जाते हैं और वह मुलायम होने लगता है तथा दांतों में दर्द होने लगता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। जब दांत पूरी तरह खराब हो जाता है ना, तो दंत क्षय कहलाता है। रोकथाम क्या है इसकी? खाना खाने के बाद दांतों को ब्रश से ज़रूर साफ करना चाहिए, इससे दंत प्लाक ना बने। जब दंत प्लाक नहीं बनेगा तो दांत हमारे सही रहेंगे। ये पोषण नाम का चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इसके लिए जो है आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और इसको समझना है, और इसके नोट्स को आपको इसके नोट्स तैयार कर लेना है। जैसा लिखा है वैसा लिखें, क्योंकि ये आपकी भाषा में लिखा हुआ है। अलग से कोई नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स मुझसे चाहिए तो आप जो है इसमें जुलाई में आपको इसके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि और ये बताएं उसमें कि आपको और क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें जो है आसान करके उसमें लिखे जाएं। कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें अगर आपकी समझ में आई हो। और इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और इसके नोट्स चाहिए हो तो सब्सक्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा, उससे आपको नोट्स की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।